हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश चंद्र क्लासवा। आपका आपका छोटा सा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपन बात कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान का क्लास 12th में, जिसका पाठ चल रहा है दो ध्रुवीयता का अंत, जिसके क्वेश्चन नंबर दो की बात करें, जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन उठने की संभावना है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जो कि अर्धवार्षिक और वार्षिक के एग्जाम के हिसाब से। तो इसे समझने से पहले अपन बेसिक की जानकारी आगे, जो कि चैप्टर अब की बार नहीं है और गत वर्ष 2022 में था, उसकी सामान्य जानकारी लेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ और क्यों हुआ, तो ये अपन लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, तो आपको पता है कि 1914 से 1918 के बीच में होता है। और किस किस के मध्य होता है, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के मध्य होता है। और इस प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद एक संगठन की स्थापना की जाती है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुए। तो उस संगठन का नाम क्या है, लिंग ऑफ नेशनल। क्या नाम है, लिंग ऑफ नेशनल। उसका संगठन का नाम है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि दूसरा विश्व युद्ध न हुए। और इस संगठन का हिंदी में नाम है तो राष्ट्रीय संघ। क्या नाम होता है, राष्ट्रीय संघ संगठन। और पर इस संगठन की कानून कार्रवाई जो होती है भंग कर दी जाती है। कब होती है, 1945 को भंग की जाती है, क्योंकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। किसके मध्य होता है, अमेरिका और जापान के मध्य होता है। और जापान के 2 शहरों पर अमेरिका बम गिरा देता है। तो किन 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 7 अगस्त 1945 पर बम गिराता है, जिस बम का नाम है लिटिस बॉय। और नागासाकी पर गिराता है 9 अगस्त 1945। उसका बमों का नाम है फैटमैन। क्या नाम है, फैटमैन। और उसके बाद बात करते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध होता है दोनों के बीच में। अब क्या, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। अब दूसरा विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र भी होते हैं, ध्रुवीय राष्ट्र होते हैं। तो मित्र राष्ट्र में कौन होता है, मित्र राष्ट्र में होता है सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। और ध्रुवीय राष्ट्र में इटली, जर्मनी, जापान। तो ध्रुवीय राष्ट्र में इनको नुकसान, मतलब ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में क्या होता है, ध्रुवीय राष्ट्र का मतलब होता है कि उनको नुकसान होना, जिस युद्ध में उसको नुकसान होता है उसको ध्रुवीय राष्ट्र कहा जाता है। और इनको फायदा होता है, उससे मित्र राष्ट्र कहा जाता है। तो ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में होता है। उसके बाद 1945 के बाद से अमेरिका और सोवियत संघ विश्व में 2 महाशक्ति के रूप में उभरते हैं। ओके, तो अब उसी में अपन बात करें कि सोवियत संघ की प्रणाली क्या है। अब प्रणाली क्या है, तो अब प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं और विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इसको विस्तार से वर्णन करेंगे अपन। सोवियत प्रणाली का अर्थ होता है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। और उसने समाजवादी के आदर्शों एवं समतामूलक समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी संपत्ति की सत्ता को समाप्त कर दिया। निजी किसी भी एक व्यक्ति की संपत्ति को समाप्त कर दिया, यानी यहाँ पर क्रांति हुई थी। तो यहाँ पर निजी संपत्ति को निजी संपत्ति की सत्ता को समाप्त करने और समाज को समानता की सिद्धांत पर रचने की जो कोशिश की, उसी को सोवियत प्रणाली कहा जाता है। क्योंकि ये क्रांति कब हुई थी, ये क्रांति के हुई थी 1917 में हुई थी। और ये समाजवादी क्रांति थी। इसके नायक थे लेनिन। इसके नायक कौन थे, लेनिन। और यहाँ पर इस क्रांति का उद्देश्य ये था कि जो कि निजी संपत्ति थी उसको समाप्त किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर राज्य का नियंत्रण होता था या आम जनता का नियंत्रण होता था। किसी भी एक व्यक्ति का पर किसी भी वस्तु पर नियंत्रण नहीं होता था। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि निजी संपत्ति को समाप्त किया है, यानी कि निजी संपत्ति यानी खुद की, यानी कि एक अपना बिजनेस होता है तो उस बिजनेस में अपना ही पैसा लगा और अपन आगे बढ़े। उसमें ऐसा नहीं था कि सामूहिक का उसको उस जमीन को निजी संपत्ति में वो कर दिया था, तो समाप्त कर दिया था। उसके बाद इसी को सोवियत प्रणाली कहा जाता है। इसमें राज्य और पार्टी की सत्ता को प्राथमिक महत्व दिया, यानी कि इस क्रांति में सरकार और पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया गया, यानी कि जो भी करेगी, जो सरकार करेगी, राज्य का पूरा निरंतर सरकार करेगी। तो इसमें प्राथमिकता इसमें दिया है। इसमें दूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि इस क्रांति में पार्टी का नाम क्या था, तो कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ में 70 साल तक राज करती है। कितने साल तक, 70 साल तक राज करती है। ओके, और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक की लेनिन है, जो कि रूस क्रांति के
क्रांति के नायक है इसको। और अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के निरंतर में थी, यानी कि जो भी योजना यानी कि योजना बनाते थे या नीति निर्देश जो भी राज्य में देश में कार्य किया जाता था तो योजनाबद्ध था, और किसके निरंतर में? राज्य के निरंतर में था, राज्य यानी सरकार के निरंतर में था। ओके, अब इसमें पॉइंट इसमें कह रहा है विशेषता। अब पॉइंट कह रहा है विशेषता बताइए, इसकी विशेषता क्या है बताइए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि समाजवादी खेमे की स्थापना। अब क्या होता है? समाजवादी खेमे की स्थापना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक, सामाजिक और व्यवस्था को सोवियत प्रणाली के दर्ज पर डाला गया, यानी दर्जा डाला गया, यानी कि दर्ज पर डाला गया। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य, यानी कि जो समाजवादी को साथ ज्वाइनिंग किया था, और जिसमें 15 देश शामिल थे। सोवियत संघ में कितने देश शामिल थे? 15 देश शामिल थे। तो 15 देश का नेता कौन होगा? तो नेता कौन होता? नेता होगा सोवियत गणराज्य। कौन होगा? सोवियत गणराज्य। और पॉइंट अब दूसरे की बात करें तो राज्य का स्वामित्व तथा निमंत्रण। सोवियत प्रणाली के संपत्ति का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदों पर स्वामित्व होने के अलावा निरंतर भी राज्य का होगा, यानी कि किसी भी चीज पर राज्य का निरंतर होना है। यहाँ पे कोई भी कार्य होगा राज्य की परमिशन के बिना कुछ कार्य नहीं होगा, या पार्टी के मेन अधिकारियों के से पूछना और राज्य के। तो इसमें ये बना दी, राज्य का निरंतर होना जरूरी है। कुछ भी उत्पादक उद्योग वगैरह कुछ भी लगाए तो वहाँ पर राज्य की जो सरकार होगी वो पैसा देगी और उस बिजनेस को बढ़ाएगी। उसके बाद होती सत्तावादी प्रणाली, यानी कि वहाँ पर सोवियत संघ में सत्तावादी प्रणाली थी। तो सत्तावादी प्रणाली सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला, यानी कि वहाँ पर क्योंकि सरकार एक थी, कोई विरोध करने वाला नहीं था, तो वहाँ पर जो सत्तावादी सरकार थी वो अपनी मर्जी माया करने लगी, यानी कि पहले अच्छे काम करती थी, सभी लोगों के लिए भलाई करती थी, पर उसके बाद ऐसा नहीं था। 2-3 साल जैसे गुजरे अब अच्छा काम किया के अब शिकंजा, यानी कि सोवियत की प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और यह प्रणाली सत्तावादी हो गई, यानी कि वहाँ पर अपनी मर्जी के मालिक करती थी सरकार। लोगों के विरोध में लोगों को बोलने नहीं देती थी, लोगों का विकास नहीं करती, जो लोगों की जो समस्या थी उसका वो पूर्ति नहीं कर रही थी। मेन बात यह है कि पूर्ति नहीं करती, और लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ कर रही थी। लोगों की बोलने की परमिशन नहीं थी वहाँ पर। मेन बात यह है कि बोलने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे समाजवादी पार्टी थी, बोलने की परमिशन थी। इसी कारण से बहुत लोगों को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ी, और लोगों को लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। ये मैंने बोला था अभी कि बोलने की आज़ादी नहीं, तो इसमें पॉइंट ये कह रहा है कि लोगों को लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी वहाँ पर, है ना। वहाँ पर कहाँ पर? सोवियत संघ था वहाँ पर। अब पॉइंट नंबर 4 आता है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। अब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन सोवियत प्रणाली में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, यानी कि वहाँ पर दूसरी कोई पार्टी थी नहीं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पॉइंट क्या कह रहा है, सोवियत प्रणाली के एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, यानी कि एक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, इसमें दूसरा दल की जगह ही नहीं थी वहाँ उस देश में। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जवाब देने की कोई भी लग जनता उसको विरोध करती थी तो वहाँ बोलने देते थे, कोई उसकी मर्जी मालिक चला। अब पॉइंट आता है 5वां, रूसी गणराज्य का प्रभुत्व। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व, यानी कि वहाँ पर सोवियत संघ बहुत 15 देशों से मिलकर एक संगठन या एक वो था, सोवियत संघ था। तो फिर इसमें सबसे पहले ताकतवर कौन था? तो इसमें सबसे बड़ा देश था रूस, और वहाँ पर जो रूस कहता था वही चलता था, जिसके कारण से बाकी जो देश थे वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगे, और कमज़ोर समझने के कारण से सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इसमें प्रणाली पूछ रहा, पर मैं उसके विघटन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि पढ़ना चाहिए तो हमेशा पूरा ज्ञान पूरा लेना चाहिए। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ओके, और इसी में एक छोटी सी बात आती है अपने शीत युद्ध के पार्ट में थी, अब की बार नहीं है, पर क्यूबा मिसाइल संगठन। अब क्यूबा मिसाइल संगठन कब होता है? तो क्यूबा मिसाइल संगठन 1962 में होता है। अब
और उसके बाद होता है कि क्यूबेमय संरचना होने के बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। और इसमें एक है सोवियत संघ ने एक संगठन बनाया था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में समाजवादी का प्रचार करना और बाकी जो सोवियत संघ के देश पर कोई हमला करता है देश, तो सामूहिक रूप से जो इनके ऊपर मुंह तोड़ जवाब देगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए गणराज्यों के नाम। अब ये क्वेश्चन भी याद रखना चाहिए क्योंकि अब हर बार कभी आया नहीं, अब की बार आने की संभावना है। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र देश यानी कि रूस, सबसे बड़ा नाम था रूसी संघ। अब रूसी कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लाथाविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोविया, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये थे 5 देश थे जो सोवियत संघ के अंदर शामिल थे। कौन थे? सोवियत संघ।